आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ आतंकी शासन का दिया है साथ। ईरानी शासन का साथ देने का परिणाम भुगत रहा है हिजबुल्लाह। यानी हिजबुल्लाह के सामने आते ही अब इजराइल ने हिजबुल्लाह को टारगेट करना शुरू किया है। मधुरेन, ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि ईरान की प्रॉक्सी हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है और हिजबुल्लाह ने वही किया। तो कई जगहों पर टारगेट कर रहा है। लेकिन मैं आपके पास आऊं, एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के हमले में ईरान के नए रक्षा मंत्री की भी मौत हो गई है। इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरानी रक्षा मंत्री की मौत हो गई है। मधुरेन, दो बातें, एक तो प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और दूसरा ये जो नया दावा आया है कि साहब जो उनके नए रक्षा मंत्री ईरान के बने उनकी भी मौत हो गई है। देखिए, इजराइल ने चेन ऑफ कमांड हिजबुल्लाह का उड़ा दिया था। हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह जो कि आप समझिए कि मारा गया, और उसके साथ ही जो सीरीज में अगर देखें जो चेन ऑफ कमांड था उसको इजराइल ने एक तरह से उड़ा दिया था। हमें याद है वो पेजर वाला समूसा कांड, जिसके मद्देनजर जो है एक पेजर विस्फोट करता चला गया और हिजबुल्लाह का टॉप कमांड मारा गया। और उसके बाद हिजबुल्लाह इस स्थिति में चला आया था कि उसके साथ जो है सीज फायर हुआ। लेकिन इस सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हिजबुल्लाह का जो बचा कुचा हम देखें कि ताकत है, उस बची कुची ताकत के साथ हिजबुल्लाह फिर से जंग के मैदान में कूद चुका है। और इस वक्त आप देखिए तो बेरूत में कल से ही लगातार बमबारी, एयर स्ट्राइक इजराइल कर रहा है। साथ ही आप दहिया जो है वहां पर भी भारी पैमाने पर एयर स्ट्राइक हुआ है। यहाँ तक कि इजराइल और लेबनान का जो बॉर्डर है, तो लेबनान के जो तमाम फोर्सेज की बेसेज हैं उसको उन्होंने खाली कर दिया है, क्योंकि लेबनान की सरकार भी चाहती है कि हिजबुल्लाह अपने नियंत्रण में रहे। लेकिन हिजबुल्लाह जो है उसने कह दिया है कि वो किसी के नियंत्रण में नहीं है। तो आप तो समझिए कि सबसे बड़ा प्रॉक्सी जो कि हिजबुल्लाह कहा जाता है, वह जब 2 साल में कमांड में नहीं आ रहा तो ये तो ईरान है। बिल्कुल सही कहा मधुरेन आपने। जब आप हिजबुल्लाह को नहीं थाम पा रहे हैं तो ये तो ईरान है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक और बड़ी खबर, ईरान के उर्मिया में भी अभी बड़ा हमला हुआ है। उर्मिया में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। उर्मिया में एयर स्ट्राइक से मचा है हड़कंप। एक के बाद एक लगातार वॉर जोन से खबरें आती जा रही हैं, यानी दोनों तरफ से हमले जारी हैं। प्रभुदयाल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, थोड़ा सा अमेरिका के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है, ट्रम्प साहब के लिए मुश्किल हो सकती है। टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का उनके खिलाफ ऑर्डर है, एप्स्टीन फाइल का मसला है, और तीसरी तरफ वेनेजुला को भी लोगों ने बहुत नाराजगी जताई। अमेरिका में खुद लोगों ने कहा यह गलत है, और अब ईरान में जिस तरह से अमेरिका गया है, तो क्या आपको लगता है ये टेस्टेड टाइम जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है साहब? उनका भविष्य भी तय होगा। लेकिन जहां तक वेनेजुएला की बात है, जो ट्रंप के अपने सपोर्टर बेस है वो बहुत खुश हुए कि ट्रंप ने जाके मडुरो को वहां से पकड़ के ले आए और दिखाया कि अमेरिका कितना ताकतवर है। देखिए, ये जो उनका सपोर्ट बेस है, मागा बोलते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो है ये ट्रंप से पूरी तरह से मोहित है। अब ट्रंप की पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी, ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग्स थी नीचे जा रही थी। ट्रंप को कुछ करना था कि वो अपनी अप्रूवल रेटिंग्स और पॉपुलैरिटी बढ़ा दे। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा उनको, क्योंकि उनकी टैरिफ्स को इलीगल और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन करार कर दिया गया, अनलॉफुल। तो तभी मुझे लगा था कि ट्रंप जो है कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो कोशिश करेंगे कि वो अपने सपोर्ट बेस को ये दिखाएंगे, देखिए मैं इतना पावरफुल हूं। अब ये जो लड़ाई हो रही है, इससे टैरिफ वगैरह सब भूल गए लोग। अब तो ये लड़ाई की बात हो रही है, और ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे कि वो जीते, और फिर उनका सपोर्ट बेस कहेगा देखो ट्रंप कितने पावरफुल हैं और अमेरिका को कितना उन्होंने बड़ा शक्ति दिखाई है दुनिया में। तो ये सब एक बड़ा गेम है, लेकिन ना ये लड़ाई अभी जल्दी रुकने वाली है, और चिंता का ये बड़ी विषय है कि वो दायरा इस लड़ाई का बढ़ता कहां तक जाएगा। प्रभुदयाल साहब, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जनरल मेस्टन, यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि दायरा कहां तक जाएगा। आप देखिए 12-13 कंट्रीज तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर आप देखें जिस तरह से ईरान ने कई गल्फ कंट्रीज को हिट किया है, कई कंट्रीज अब सपोर्ट में आ गई हैं। लेकिन सर, एक हमारे यहाँ जो कहावत है ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। कल तक हम सुन रहे थे चीन, रशिया, हर कोई कह रहा था साहब ईरान ईरान ईरान। आज तो ईरान को अकेले ही लड़ना पड़ रहा है साहब। तो ये हकीकत है इस दुनिया की। बिल्कुल ये हकीकत। मैं आ रहा हूं प्रभुदयाल साहब, पहले जनरल मेस्टन, फिर आप इसी पे भी टिप्पणी कीजिएगा। बिल्कुल ये एक हकीकत है, फैक्ट है। इजराइल चाइना और रशिया ये स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, लेकिन चाइना का देखिए कुछ सपोर्ट है, सैटेलाइट लाइव इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ।
कुछ तो उसने दिया है और कुछ HQ-9B वेपन सिस्टम दिए हैं, इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया हुआ है। लेकिन ये ट्रम्प की जो बात हुई है, इस पे मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा। ये जो लड़ाई का आउटकम है, जब भी खत्म हो, जल्दी हो या मिड टाइम में हो या जब भी हो, ये लड़ाई का आउटकम डिक्टेट करेगा दो चीजें, ट्रम्प का भविष्य और रीजन का भविष्य। रीजन मतलब मिडिल ईस्ट का भविष्य और पूरे विश्व में क्या इम्पैक्ट है। अगर तो ये अच्छे आउटकम से होती है तो ट्रम्प को तो फिर वाह है, रीजन के लिए वाह है। लेकिन अगर ये लड़ाई अदर वे जाती है तो ट्रम्प के लिए तो डाउनफॉल है और रीजन के लिए भी डाउनफॉल है। उसके बाद तो इसका प्रभाव तो पूरे विश्व में पड़ेगा और भारत में भी पड़ेगा। आपको जैसे पता है LNG वगैरह अभी सब वहाँ बंद ही कर दिया कतार ने और बहरेन वगैरह ने। LNG का तो सप्लाई ही नहीं हो सकता, तो ये भारत पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऑप्टिमिज्म ये है कि लेट्स होप मतलब चीजें बेटर हो जाए। आप सोचिए ना, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है 25% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई है, 34% ऑफ ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई है। और भारत को देखा जाए, भारत ही दोनों बड़े, हम फर्टिलाइजर्स भी बड़े पैमाने पे आयात करते हैं, हम कच्चा तेल भी बड़े पैमाने पे आयात करते हैं, हम गैस भी बड़े पैमाने पे आयात करते हैं। यानी हमारी इकोनॉमी तो ऑयल इकोनॉमी जो है पूरी तरह निर्भर है। लेकिन प्रभुदयाल साहब भी इस पे कमेंट करना चाहते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है प्रभुदयाल साहब, उसके बाद इसी बात पे आप कमेंट करिएगा। UN के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच लेबनान से 30,000 लोगों ने घर छोड़ दिया है। जिस तरह से इजराइल लगातार अब लेबनान को निशाना बना रहा है, हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है, उसके बाद 30,000 लोगों ने घर छोड़ा है। ये UN के सूत्रों से हवाले। IDF के हमलों से दहशत में है लेबनान के नागरिक, यानी कहते हैं ना, करे कोई भरे कोई, वो स्थिति से में चल रही है। और युद्ध में हमेशा से ये होता आया है, जो करता है वो करता है, लेकिन उसके भरपाई बहुत सारे लोग करते हैं जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। प्रभुदयाल साहब, ये तो हमने न्यूज नेशन ने बहुत पहले ही बता दिया था कि किस तरह से सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से जो गल्फ कंट्रीज में अमेरिकी बेसेस हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर खड़ा है, कौन सा जेट्स कहां पर खड़ा है, किस तरह के रडार सिस्टम कहां पर है, सब कुछ पहुंचा रहा है चीन। लेकिन एक बात ये भी तो सोचिए, अंदर खाने तो रूस और चीन भी जाएगा, फंसे रहे अमेरिका ईरान में, कमजोर हो। बिल्कुल सही कहा। रूस और चीन चाहते हैं कि अमेरिका इस लड़ाई में फंसा रहे और ये लड़ाई जल्दी खत्म ना हो, ताकि अमेरिका की जो एनर्जी इसी में खत्म हो। देखिए, ये सोचना कि चीन से और रूस से कोई उनको आर्म्स और इक्विपमेंट नहीं मिल रहा है, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि चीन से और रूस से पहले ही काफी इनको सप्लाईज आ रही थी। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि और सप्लाईज कहां से आएंगी, क्योंकि वहां पर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया अमेरिकन ने, उनके वॉरशिप वहां लगे हैं वगैरह। देखिए, आप अगर मैप देखिए ईरान का, उसका बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और उतना ही बड़ा बॉर्डर है तो तुर्कमेनिस्तान के साथ। तुर्कमेनिस्तान से तो ईरान के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तुर्कमेनिस्तान इज फारसी स्पीकिंग। और अफगानिस्तान में हालांकि जो तालिबान है उसको ईरान ने फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन उनके साथ बड़े प्रैग्मेटिक रिश्ते बनाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अगर चाइना, जिसका तालिबान पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, वो चाहेगा अफगानिस्तान के थ्रू कुछ हथियार भेजना या तुर्कमेनिस्तान के थ्रू रूस चाहेगा, तो ऐसा होगा। और दोनों ये कंट्रीज कोशिश करेंगी कि जो भी सप्लाईज जा सकती हैं वो ईरान को चली जाएं और ईरान अमेरिका से और लड़ता रहे। प्रभुदयाल साहब, आप दोनों मेहमानों से एक बहुत महत्वपूर्ण बात पे मैं आप लोगों के कमेंट चाहता हूं। भारत ने जो रणनीति अपनाई है, जिस तरह का हमने सपोर्ट दिया है, इजराइल को ओपन सपोर्ट दिया है, गल्फ कंट्रीज पे ईरान ने जो हमला किया है उसको हमने कंडेम किया है, लेकिन जो भारत की विपक्षी पार्टियां, उनका कहना है कि साहब भारत की जो ये नीति है ये बिल्कुल समझ से परे है। तो प्रभुदयाल साहब और जनरल मिस्टर, में दोनों आपकी इस पे कमेंट चाहता हूं, आप लोगों का क्या मानना है, हम सही रास्ते पे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो साफ तौर पे कहा है कि वो लड़ाई के बिल्कुल खिलाफ है। वो उन्होंने बार बार कहा है दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके रूलर्स को और उनके अमीर्स, किंग्स को पीएम मोदी ने फोन करके कहा कि वो उनके साथ हैं, ये जो लड़ाई हुई उनके ऊपर हमला हुआ है बिल्कुल उचित नहीं है। और
मेरे ख्याल से नेतन्याहू साहब को भी कैसी हिदायत दी है कि भाई ये लड़ाई वड़ाई से कोई फायदा नहीं। प्रॉब्लम यह है कि नेतन्याहू तो ठान के बैठे हुए हैं कि वो ईरान को नष्ट करेंगे। बिल्कुल। ईरान और जो इजराइल में दुश्मनी है बहुत गहरी है। हाँ। और ट्रंप भी ये चाहते हैं कि जो ओके, जनरल मेस्टन आप भी जल्दी से टिप्पणी करिए, उसके बाद मुझे एक बड़ी खबर लेनी है। जनरल मेस्टन, भारत की नीति बिल्कुल ठीक है। भारत क्या चाहता है, पूरे इलाके में खासकर मिडिल ईस्ट में पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट होना चाहिए। और भारत प्रिंसिपली टेररिज्म के साथ और रेडिकलिज्म के खिलाफ है। और चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे किसी भी प्रकार का लीडर हो, अगर वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है तो भारत उसके खिलाफ खड़ा है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश हो, क्योंकि वो पूरे देश, पूरे रीजन को खराब करती है। तो मेरे ख्याल भारत की नीति बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने उत्तरी इराक में बड़ा हमला किया है। अमेरिका समर्थित ग्रुप्स पर ड्रोन से अटैक किया है ईरान ने। मधुरेन ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मधुरेन, देखिए बिल्कुल, ये जो हमले लगातार जारी है, इसकी जद में आप देखिए तो दोनों तरफ ही एक बार सिविलियन पॉपुलेशन दिखाई दे रहा है। और साफ तौर पर देखा जाए तो रणनीति बदल दी है पूरी तरह से ईरान ने। ईरान की रणनीति ये तौर पर यह है कि किसी भी तरह से न सिर्फ अमेरिकी तमाम बेसिस को हिट किया जाए, इजराइल के तमाम इलाकों को हिट किया जाए, बल्कि जो इकोनॉमिक नर्व्स हैं उनको भी पूरी तरह से पंच किया जाए। और इसी के मद्देनजर आप देखिए किस तरह से, अगर आप इजराइल में देखिए तो हाइफा और खासतौर पर मिडिल ईस्ट में देखिए तमाम ऑयल रिफाइनरी को हिट किया जा रहा है। हॉर्मुज जो है उसको बंद कर दिया गया है ताकि ऑयल प्राइसेस बढ़े। और इस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप पर जो है गल्फ कंट्रीज का, यूरोप का और एशियन कंट्रीज का प्रेशर जाए कि इस युद्ध को रोकिए। तो पूरी तरह से रणनीति बदल के ईरान जो है वो इस तरह से हमले को अंजाम दे रहा है। दूसरी तरफ आप अमेरिका और इजराइल की रणनीति को देखिए तो इनका टारगेट सीधे सीधे जो है वो दरअसल ईरान स्थित वो तमाम डिफेंस सेक्टर्स है। इस आज की तारीख में देखिए, आज जो घटना है उसके मद्देनजर देखिए तो इस्फहान में भारी पैमाने पर अमेरिका और इजराइल ने बॉम्बिंग की है। वो इलाका है जहां पर मिसाइल बनाए जाते हैं ईरान के। वो इलाका है जहां पर इस्फहान प्रांत के भीतर ही नतांज है जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है ईरान का। तो सीधे सीधे मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को ढील करने के लिए अमेरिका और इजराइल आमादा है। दूसरी तरफ आपको देखिए तो ईरान उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां एयर डिफेंस की सक्रिय नहीं है, लेकिन पूरी तरह से ये अमेरिकी बेसिस पर स्थित है। चाहे आप सऊदी की बात करें, कतर की बात करें, आप दोहा की बात करें या फिर आप इधर जॉर्डन से लेकर और इजिप्ट एरिया की। और मधुरेन, खासकर आज वेस्टर्न ईरान में कहा गया 4.3 रेक्टर स्केल का भूकंप भी देखा गया है। अब इसके कारण क्या है वो अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं, क्योंकि ईरान में कमोबेश इस तरह के छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो इस पूरे युद्ध के सिनेरियो से निकलती है कि डोनाल्ड ट्रंप का भविष्य अमेरिका में क्या होगा ये युद्ध तय करेगा। नेतन्याहू का भविष्य इजराइल में क्या होगा ये युद्ध तय करेगा। ईरान का भविष्य क्या होगा ये युद्ध तय करेगा। दुनिया में इसका क्या असर पड़ेगा ये युद्ध तय करेगा। और गल्फ कंट्रीज को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान होता है ये भी ये युद्ध तय करने जा रहा है। यानी इस युद्ध से हर एक देश पर असर पड़ने जा रहा है। मैं आप दोनों मेहमानों का भी बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगा। अपने जो जीवन भर का अनुभव आपने कमाया है वो आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत आभार और धन्यवाद न्यूज़ नेशन के मंच पे आने के लिए।